हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज किया था। मैंने जो नाम है वो पहले था कोडिंग फॉर यू, और मैंने अब जो नाम रखा है वो रखा है फुल स्टैक विद राम, क्योंकि कोडिंग फॉर यू थोड़ा सर्च करने में डिफिकल्ट हो रहा था लोगों के लिए। मैंने ये चीज़ नोटिस की थी, काफ़ी दिन से मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा था। तो मैंने नाम चेंज करने का सोचा, और फिर मैंने फाइनली नाम रख दिया फुल स्टैक विद राम। तो चलिए मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। तो रिसेंटली अभी मैंने एक इंटरव्यू दिया था जो मेरा फुल स्टैक डेवलपमेंट रोल के लिए था, जहाँ मेरे से जावा, स्प्रिंग बूट और एंगुलर इन तीनों को मिला के क्वेश्चंस पूछे गए। तो इंटरव्यू ने लगभग मेरे से 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे। तो जो 50 क्वेश्चंस मेरे को याद रहे वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। ये वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि 50 क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हुए हैं। तो जब ये इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे तो एक टाइम पे तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी। तो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से पूछा, इंट्रोडक्शन। तो जैसे मैं पहले इंट्रोडक्शन देता था वही चीज़ें मैंने इसमें भी इंक्लूड की। नेम, एड्रेस, करंट कंपनी, रोल, प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का टेक्नोलॉजी स्टैक। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था वो था कि आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो, ऐसा उसने पूछा। एंड देन उसने पूछा कि आपने कौन कौन से फ्रेमवर्क पर काम किया हुआ है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बता दी मैंने कौन कौन से फ्रंट एंड फ्रेमवर्क पर काम किया हुआ है। तो एक्चुअली मैंने दो फ्रेमवर्क्स पे काम किया हुआ है, एंगुलर और व्यू। तो मैंने दोनों को बता दिया उसको। देन उसके बाद उसने पूछा कि जावा क्या होती है। तो ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था, मतलब मैं एकदम से शॉक हो गया कि ये क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले जावा की डेफिनेशन पढ़ी थी। बट फिर भी अब पूछा है तो बताना तो पड़ेगा। तो मैंने एक जो हल्की फुल्की जो डेफिनेशन मेरे को याद आई वो मैंने उनको बता दी उस टाइम पे। देन उसके बाद उन्होंने पूछा सर्वर क्या होता है। तो ये काफ़ी शॉक्ड क्वेश्चन थे, क्योंकि ये ऐसे थे मतलब कि इनकी डेफिनेशन क्या ही बताऊँ। तो वो ये भी ऐसा था। तो फिर ये भी मैंने बता दिया। मैंने ये बताया था कि ये क्या है, ये एन एड्रेस विच कैन बी एक्सेस्ड ओवर इंटरनेट ग्लोबली। और यहाँ पे मैंने गूगल से भी डेफिनेशन निकाल के लिखी हुई है आप लोगों के लिए। तो आप इसको अपने लेवल पर प्रिपेयर कर सकते हैं। जनरली ये क्वेश्चन आई डोंट नो पूछ लिया जाता है या नहीं पूछा जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि एंटरप्राइज और स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस में क्या डिफरेंस होता है। तो ये भी थोड़ा सॉफ्ट क्वेश्चन था, बट अब पूछा है तो बताना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि दोनों लगभग सिमिलर टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं, और एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को हम ऐसी एप्लीकेशंस कह सकते हैं जो कुछ बिजनेस फुलफिल कर रहे हो। एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस कहते हैं। मैंने ऐसा बोला था, लेकिन ये जो आंसर है वो मेरे को कहीं से कहीं तक भी करेक्ट नहीं लग रहा था। तो आप इसको अपने लेवल पर तैयार कर सकते हो, बट मैंने ये बोला था तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देन उसके बाद अब थोड़ा सा जावा पे हम मूव कर रहे हैं। देन उसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट आर द फीचर ऑफ ऊप्स। तो वो मैंने बता दिए कि फीचर्स ऑफ ऊप्स क्या है। एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन। अभी इनका डिटेल्स मैंने नहीं दिया था। मैंने कहा अगर पूछते हैं तो बताऊंगा। जब उनका जो क्वेश्चन था वो था इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो इनकैप्सुलेशन बता दिया मैंने कि इनकैप्सुलेशन की मतलब क्या डेफिनेशन होती है, और क्या चीज़ होती है इनकैप्सुलेशन, वो सारा मैंने बता दिया। और उसमें एक एग्जांपल भी दे दिया था। तो आप भी इस तरीके से एक सपोर्टिव एग्जांपल आप भी दे सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाते हैं। देन उसके बाद मेरे से पूछा था कि इनहेरिटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। मेरे को दो ही इनहेरिटेंस याद आ रहे थे, क्योंकि जावा में मेरे को ये याद था मल्टीपल इनहेरिटेंस होता नहीं है। तो मैंने केवल दो बताए थे, सिंगल लेवल और मल्टी लेवल। बट एक्चुअली हायरार्कल लेवल फिर उन्होंने कहा था कि एक और होता है हायरार्कल लेवल। तो जब जैसे ही उन्होंने बोला हायरार्कल लेवल तो हाँ, मैंने कहा हाँ, और उसकी जो डेफिनेशन थी वो मैंने बता दी। तो उन्होंने कहा ओके चलेगा। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं होता है। तो वो मैंने बता दिया कि कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं होता है। एम्बिग्यूटी को रिड्यूस करने के लिए, एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं लाया गया था। और एक एग्जांपल भी दे दिया कि क्या एम्बिग्यूटी हो सकती है। देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने मेरे को एक सिनारियो दिया कि अगर ऐसे दो इंटरफेज हैं, दो क्लासेज हैं, तो ऐसे करके एक सिनारियो दिया। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है वो सिनारियो। तो मैंने उस अकॉर्डिंग वो आंसर दे दिया था। मल्टीपल इनहेरिटेंस लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, तो ऑब्वियसली इन मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं है तो नहीं लगा सकते हैं, पर उन्होंने एक सिनारियो दिया था मेरे को।
देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस में, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज और इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर ये मैंने जावा टी पॉइंट से शायद निकाल के लगाया हुआ है, हालांकि मैंने ये नहीं बताए थे, मैंने बताए थे उस टाइम में मेरे को ज़्यादा याद भी नहीं आ पा रहे थे। तो एक तो मैंने ये बता दिया था कि इंटरफेस में बाय डिफ़ॉल्ट जो मेथड्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक होते हैं, और यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज है उसमें हमको एक मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ता है। इंटरफेस का भी मैंने सेम बता दिया कि इंटरफेस में हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज नहीं करते हैं, जबकि अगर किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। देन उसके बाद मैंने इंटरफेस का थोड़ा सा और बता दिया कि सारे मेथड्स जावा 8 से पहले सारे मेथड्स बाय डिफ़ॉल्ट होते थे एब्स्ट्रैक्ट, बट जावा 8 में इंटरफेस में थोड़ा चेंज हुआ और हम वहाँ पे अब डिफ़ॉल्ट स्टैटिक मेथड्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मेन यही याद आ रहा था, उन्होंने पूछा था कि और कुछ डिफरेंस, बट मेरे को वो याद नहीं आ रहा था उस टाइम पे। तो ये था। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने पॉलीमॉर्फिज्म बता दिया कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म अपने होते हैं, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। तो क्वेश्चन सारे सिंपल थे बट काफ़ी सारे थे। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो वो भी मैंने बता दिया क्या डिफरेंस होता है, सारा एक एग्जांपल भी दे के बता दिया। तो सारा सेट है यहाँ पर भी मामला। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि दिस और सुपर कीवर्ड में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये अब मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग की बात चल रही थी। पूछा कि दिस और सुपर कीवर्ड का क्या यूज है। तो वो भी मैंने बता दिया कि दिस कीवर्ड है वो करंट ऑब्जेक्ट को रेफरेंस मतलब रेफर करता है, और सुपर कीवर्ड है वो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को या प्रॉपर्टी को रेफर कर सकता है। देन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पॉसिबल है या नहीं है, तो वो भी मैंने बता दिया कि बिल्कुल है। हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर प्रोवाइड करता है, अगर हम पैरामीटराइज बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट भी हमको बनाना पड़ सकता है, अगर हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करना चाहते हैं तो ऐसे करके मैंने इसका आंसर दे दिया एंड यस इट इज़ पॉसिबल। देन उसके बाद ये पूछा था कि अगर हम क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे उसका। तो मैंने बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं, हम अगर कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है तो एक मेथड बना सकते हैं और उस मेथड की हेल्प से उस मेथड के अंदर हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, तो जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था मामला कि उन्होंने पूछा कि अगर कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है तो तुम ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, ऑब्जेक्ट से ही तो मेथड कॉल करोगे। तो थोड़ा सा मेरे को सोचना पड़ा। मैंने कहा ओके, यहाँ पे हम स्टैटिक मेथड बना सकते हैं एक्चुअली, जो हम क्लास नेम से कॉल कर लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी थी, तो मैंने 1 सेकंड के अंदर वो रिप्लाई दे दिया था, तो नो इश्यूज। एंड देन उसके बाद उन्होंने पूछा था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर देयर इन जावा इन पर्सपेक्टिव ऑफ स्कोप। तो यहाँ पे भी मैंने शायद 2 टाइप के बताए थे कि लोकल वेरिएबल और जो क्लास के अंदर अपन बनाते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, देन सॉरी क्लास वेरिएबल। बट उन्होंने मेरे को करेक्ट किया कि एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो यू कैन प्रिपेयर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। थोड़ा सा इस पर देख लेना आप लोग, और इसका थोड़ा डिटेल्स भी आप पढ़ सकते हो। देन उसके बाद उन्होंने पूछा था कि ओवरराइड कर सकते हैं क्या प्राइवेट मेथड्स को। तो प्राइवेट मेथड्स को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो विजिबिलिटी स्कोप होता है वो केवल एक ही क्लास में होता है। तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट ओवरराइड द प्राइवेट मेथड्स। देन इसके बाद उन्होंने पूछा था कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं क्या। तो वो भी मैंने बता दिया कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को फाइनल डिक्लेयर करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि एक्चुअली जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो इस पर्पज से डिक्लेयर किए जाते हैं कि इनको कोई ओवरराइड कर सके, कोई चाइल्ड क्लास में इनको ओवरराइड कर सके। बट अगर हम फाइनल उसको बना देंगे तो वो ओवरराइड भी नहीं हो सकेंगे, तो उन मेथड्स का क्या सेंस रह जाएगा। देन सेम क्वेश्चन था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम फाइनल बना सकते हैं या नहीं। तो वो भी सेम टाइप का रिप्लाई मैंने दे दिया कि क्लास के साथ में भी हम एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल साथ में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हम इसी पर्पज से बनाते हैं कि इसको कोई इनहेरिट कर सके। पर अगर हम क्लास को अगर फाइनल बना देंगे तो कोई सारे उनका क्या स्कोप होता है, विजिबिलिटी स्कोप क्या होता है, तो मैंने बता दिया सारे का।
कि पब्लिक का क्या होता है, प्राइवेट का क्या होता है, प्रोटेक्टेड का क्या होता है और डिफ़ॉल्ट का क्या होता है। तो वो सारा मैंने उनको बता दिया था। देन उसके बाद क्या पूछा उन्होंने, उसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर एक इंस्टेंस वेरिएबल को चाइल्ड क्लास में, अब इसके बाद उन्होंने पूछा कि मान लो कि एक पेरेंट क्लास है और उसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया प्रोटेक्टेड, तो उसका चाइल्ड क्लास में क्या विजिबिलिटी रहेगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे उस टाइम पे समझ नहीं आ पाया था कि एक्चुअली में क्या पूछना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पर डिस्कशन हुआ हमारा। मैं कुछ और बता रहा था, देन उन्होंने फिर दोबारा से क्वेश्चन थोड़ा क्लियर किया, बट फिर भी मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आया। तो मैंने कहा कि सॉरी यार, क्या होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की अगर इनिशियलाइज नहीं किए जाते हैं तो वो मैंने बता दी कि अगर आप इंट यूज़ कर रहे हो तो 0 होगी, डबल यूज़ कर रहे हो तो शायद 0.0 होगी, एंड बुलियन है तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है। देन उसके बाद उन्होंने एक पूछा ट्रिकी क्वेश्चन कि कैसे कि मैं अपने प्रोग्राम को कैसे फोर्स कर सकता हूँ कि जो इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो उसके साथ में ना इनिशियलाइज करके कुछ और वैल्यू से इनिशियलाइज करे। तो मैं इसको थोड़ा इंटरनली ले गया, मतलब ऐसा ऐसा भी कुछ प्रोसीजर होता है क्या कि मतलब इंट की वैल्यू कुछ और से हम बाय डिफ़ॉल्ट जो 0 होती है उसको कुछ और से इनिशियलाइज कर सकें। तो मैं थोड़ा इसको इंटरनली ले गया, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन टाइप का। तो जो मैं तो इसमें कन्फ्यूज़ हो गया। तो मैंने इसका नहीं सही से जवाब दे पाया, पर फिर उन्होंने बताया कि यार सिंपल तो है, मतलब कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लो। तो मैंने कहा अरे ये तो सिंपल है। मैं थोड़ा इसको इम्प्लीमेंट मतलब इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन में ले गया कि कहाँ इंटरनली ये इसको 0 से इनिशियलाइज करता होगा, देन उसको हम चेंज कर सकते हैं क्या। तो थोड़ा ज़्यादा सोच गया मैं। देन उसके बाद वहाँ मेरे से पूछा गया कि नॉन स्टैटिक मेंबर्स जो होते हैं उनको स्टैटिक ब्लॉक में इनिशियलाइज कर सकते हैं क्या। तो मैंने कहा, मैंने उस टाइम पे यस बोल दिया था, बट एक्चुअली में वी कैन नॉट। तो उन्होंने मेरे को करेक्ट किया कि नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ओके। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि कितने टाइप के ब्लॉक्स होते हैं जावा में। तो वो मैंने बता दिए थे, बट मैंने एक्चुअली 2 बताए थे उस टाइम पे, लोकल और स्टैटिक। नॉन स्टैटिक का मेरे को उस टाइम पे ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट मैंने वो इंटरव्यू खत्म होने के बाद एक बार पढ़ा कि क्या चीज़ होती है। तो एक्चुअली में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स। ये भी उन्होंने करेक्ट किया था कि एक्चुअली में 3 होते हैं। तो इंटरव्यूअर काफ़ी सपोर्टिव था, अगर मैं कुछ गलत बता रहा था तो साथ ही साथ करेक्ट भी कर रहा था वो। एंड देन उसके बाद पूछा कि जावा 8 में कौन कौन से कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुए। तो वो मैंने सारे बता दिए कि लैम्बडा एक्सप्रेशन, स्ट्रीम एपीआई, डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेज। एंड देन यहाँ पर मैंने जावा लिख दिया, यहाँ पर इंटरफेज होगा। देन उसके बाद डेट एंड टाइम एपीआई, देन ऑप्शनल क्लास। तो ये सारे जो फीचर्स थे वो जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुए थे। देन उन्होंने पूछा लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या होता है। तो वो मैंने बता दिया कि इट इज़ अ कॉन्साइज वे टू राइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए फंक्शनल इंटरफेस हैविंग नो नेम एंड नो एक्सेस मॉडिफायर एंड नो रिटर्न टाइप। तो आप इसकी जो डेफिनेशन आप अपने लेवल पर तैयार कर सकते हो। एंड उसके बाद उन्होंने पूछा कि फंक्शन इंटरफेस क्या होता है। फंक्शन इंटरफेस का जिक्र हुआ था, तो ऑब्वियसली वो पूछने वाले थे कि फंक्शन इंटरफेस क्या होता है। तो वो भी मैंने बता दिया, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है। तो ऑब्वियसली मेरे को पता था कि क्या होता है फंक्शन इंटरफेस। तो फंक्शन इंटरफेस की डेफिनेशन मैंने बता दी कि जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, एग्जैक्टली एक, तो उसको हम फंक्शन इंटरफेस कहते हैं, और डिफॉल्ट स्टैटिक मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि कैसे हम फोर्स कर सकते हैं एक इंटरफेस को कि ये फंक्शनल इंटरफेस ही रहे। तो ऑब्वियसली एक फंक्शनल फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन होता है, तो उसको हम लगा के प्रोग्राम को बता सकते हैं कि ये फंक्शनल इंटरफेस है, इसमें एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होगा। देन उसके बाद उन्होंने पूछा स्ट्रीम एपीआई क्या होती हैं, क्या यूज है इनका। तो वो मैंने बता दिया कि स्ट्रीम एपीआई कितने के काम आती हैं, और हम ऑपरेशंस को ग्रुप कर सकते हैं, चेनिंग परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशंस की। देन ऑब्वियसली स्ट्रीम से रिलेटेड दूसरा क्या आता है कि इंटरमीडिएट और टर्मिनल ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो वो भी मैंने बता दिए। ये मैंने पहले भी पूछा गया है मेरे से, तो ऑब्वियसली मेरे को पता था कि क्या होते हैं, तो वो भी मैंने ईजिली बता दिए। देन उसके बाद उन्होंने कुछ एग्जाम्पल पूछे कि इंटरमीडिएट और टर्मिनल ऑपरेशंस के एग्जाम्पल बता दो। तो वो भी मैंने बता दिए। तो एक्चुअली फिल्टर, मैप, ये होते हैं अपने इंटरमीडिएट ऑपरेशंस, और जबकि रिड्यूस, फोरिज, कलेक्टर्स ये होते हैं अपने टर्मिनल ऑपरेशंस। देन उसके बाद मेरे से पूछा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम यूज़ कर सकते हैं क्या कलेक्शन क्रिएट करने के लिए।
तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट यूज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, तो मैंने बता दिया कि नहीं, हम केवल रैपर क्लासेस का यूज कर सकते हैं कलेक्शंस क्रिएट करने के लिए। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि कितने तरीके से हम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं जावा में, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड्स हैं जावा में थ्रेड क्रिएट करने के। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि कौन सा प्रेफरेबल वे है थ्रेड क्रिएट करने का। तो ऑब्वियसली ये भी पता होगा कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता। तो क्या होता है कि तो ये भी हम जानते हैं कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता। तो रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा बेटर होता है इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, बिकॉज हम थ्रेड क्लास को अगर एक्सटेंड कर लेते हैं तो हम उस क्लास में कोई दूसरी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते, जबकि अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरफेस को तो हम किसी भी क्लास को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटिंग अ रनेबल इंटरफेस इज प्रेफरेबल पे। देन उसके बाद अब थोड़ा सा वो स्प्रिंग बूट पे माइग्रेट कर रहे थे। देन उन्होंने पूछा सबसे पहला क्वेश्चन कि स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में क्या डिफरेंस होता है। तो वो मैंने इजीली बता दिया कि स्प्रिंग बूट में 2 फीचर्स हैं जो स्प्रिंग से डिफरेंट है। एक तो क्या है कि वो एम्बेडेड सर्वर हमको प्रोवाइड करती है, जिससे हम रेडी टू रन एप्लीकेशन बना सकते हैं, हमको एक्सटर्नल सर्वर इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं रहती। और जो दूसरा साइलेंट फीचर है, जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है। तो ये 2 फीचर्स मैंने बता दिए और यही मेन डिफरेंस है एक्चुअली। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि अब वो एनोटेशंस के बारे में पूछने लगे। तो उन्होंने पूछा कि कंपोनेंट एनोटेशंस क्या होता है। तो वो मैंने बता दिया कि ये एक्चुअली में क्यों यूज करते हैं। एक्चुअली में हम इसको यूज करते हैं कि IUC कंटेनर को बताने के लिए कि इस क्लास के ऊपर कंपोनेंट लगा हुआ है, इसकी बीन क्रिएट कर लेना, हम उस बीन को कहीं पे यूज करने वाले हैं। देन उन्होंने पूछा जो कंपोनेंट के जो चाइल्ड एनोटेशंस कह सकते हैं कि इनमें और कंपोनेंट में क्या डिफरेंस है। तो वो भी मैंने बता दिया कि कंपोनेंट है वो थोड़ा जेनरिक स्टूडियो टाइप है, और जबकि ये है वो थोड़े स्पेसिफिक हैं, और ये क्या है डेवलपर को हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि ये किस टाइप की क्लास है, तो उसी टाइप का कोड पर्टिकुलर क्लास में लिखे। और बाकी काम दोनों का सेम है। ये भी IOC कंटेनर को बताते हैं, ये भी IOC कंटेनर को बताते हैं कि इनकी बीन्स क्रिएट करके रखना। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि डिपॉजिटरी एनोटेशन को कब यूज करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इस पर क्लैरिफिकेशन लिया था क्वेश्चन पे कि एक बार और थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि अभी तो बताया था कि डिपॉजिटरी एनोटेशन का क्या यूज है। तो उन्होंने कहा यूज कब करते हैं। तो थोड़ा उन्होंने इंटरफेस का नाम लिया, तो मैं समझ गया कि हाँ वो क्या पूछना चाह रहे हैं। देन मैंने बता दिया कि रिपॉजिटरी इंटरफेस को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो ऐसे इंटरफेस के ऊपर हम डिपॉजिटरी एनोटेशन यूज कर सकते हैं। हाउएवर ये ऑप्शनल होता है जब हम JP एक्सटेंड कर रहे होते हैं। मैंने ये भी बता दिया था, बट मैं इसके बारे में श्योर नहीं था। देन JP रिपोजिटरी का मैंने जिक्र किया, तो JP रिपोजिटरी का क्वेश्चन आया कि ये क्लास है या इंटरफेस है। तो मैंने बता दिया कि एक्चुअली में एक इंटरफेस है। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि जब हम JP रिपोजिटरी को एक्सटेंड कर रहे होते हैं तो हम कितने आर्गुमेंट पास करते हैं वहाँ। तो एक्चुअली में 2 आर्गुमेंट हम देते हैं वहाँ पर। एक तो होता है एंटिटी क्लास का जो नेम है वो, और दूसरा जो होता है वो होता है ID टाइप का एट्रीब्यूट, मतलब जो ID है उसका क्या टाइप है, इंट है, इंट मतलब रैपर क्लासेस का जनरली हम यूज करते हैं, तो इंटीजर है या क्या है, लॉन्ग है, क्या है, तो वो हम वहाँ मेंशन करते हैं। देन उन्होंने पूछा कि रेस्ट कंट्रोलर और कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है। तो ये भी मैंने इजीली बताते हैं, ये क्वेश्चन मेरे से पहले भी पूछा गया है, मैंने पिछली वीडियोज में भी ये कवर किया हुआ है, तो वो मैंने बता दिया। सेम टाइप का आंसर मैंने दिया था। तो आपने पिछली वीडियो अगर देखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं तो आप इसको रीड कर सकते हैं एक बार। देन उसके बाद मेरे से पूछा कि हम रेस्ट कंट्रोलर की फंक्शनलिटी कैसे अचीव कर सकते हैं जबकि हमको रेस्ट कंट्रोलर यूज नहीं करना है। तो मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सोच गया, तो मैंने उनको बताया कि हम जो प्रोड्यूस और कंज्यूम जो 2 एट्रीब्यूट होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं जब हम गेट मैपिंग या पोस्ट मैपिंग हम कर रहे होते हैं तब। बट उन्होंने कहा यार कोई सिंपल वे भी तो होगा, तो वो मेरे को नहीं समझ आया उस टाइम पे वो क्या पूछना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली जो सिंपल वे था वो ये था कि कंट्रोलर और रेस्पॉन्स बॉडी दोनों को यूज कर लो साइमल्टेनियसली, एंड ऑब्वियसली रेस्ट कंट्रोलर जो है वो कॉम्बिनेशन है कंट्रोलर रेस्पॉन्स बॉडी का। तो अगर हम रेस्ट कंट्रोल यूज नहीं कर सकते।
देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअली वो सिक्योरिटी पे थोड़ा मूव करने की सोच रहे थे, पर मैंने उनको कहा कि सिक्योरिटी वाला जो पोर्शन है वो अभी मेरा लर्निंग फेज में है, मैं उसको अभी सीख रहा हूँ, मेरा इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है वो। पर फिर भी उन्होंने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या होता है। तो उस टाइम पे मतलब ये चीज़ मेरे को पता थी, बट उस टाइम पे मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि नहीं बता पाया मैं कि क्या एक्चुअली में होता है इनमें। देन उसके बाद उन्होंने थोड़ा एंगुलर की तरफ मूव किए कि आपको एंगुलर भी आता है। मैंने कहा हाँ आता है, तो मैं पूछ सकता हूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो। तो उन्होंने पूछा पाइप क्या होता है, तो पाइप तो मैंने ईजिली बता दिया कि हम अगर डेटा को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो हम पाइप का यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्ट्रिंग डेट ऐसे करके कुछ पाइप भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो भी मैंने थोड़ा सा दे दिया आइडिया, क्योंकि एंगुलर पर मैंने काफ़ी दिन से रिवीजन नहीं किया था, तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं दे रहा था आंसर। देन उसके बाद उन्होंने डायरेक्टिव्स पूछा, तो जैसे मैंने बताया अभी मैंने काफ़ी दिन से रिवीजन नहीं किया था, तो इसका मैं नहीं दे पाया आंसर। देन उन्होंने पूछा इंटरसेप्टर्स क्या होते हैं, तो इसका मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था क्या होते हैं इंटरसेप्टर, तो इसके लिए तो मैंने डायरेक्टली सॉरी बोल दिया। देन उन्होंने पूछा कि अगर हम एक कमांड रन करते हैं कंपोनेंट को जनरेट करने वाली, तो कौन कौन सी फाइल क्रिएट होती हैं या कितनी फाइल्स क्रिएट होती हैं। तो वो मैंने बता दी कि 4 फाइल्स हमारी क्रिएट होती हैं, component.ts, component.html, component.css एंड component.spec.cs, सॉरी ts। तो ये सारी फाइल्स क्रिएट होती हैं, वो मैंने बता दिया। देन उसके बाद उन्होंने पूछा था कि हम REST API कैसे कॉल करेंगे, मतलब API कैसे कॉल करेंगे, एक पर्टिकुलर URL को कैसे हिट करेंगे फ्रंट एंड से अगर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं बैक एंड के साथ में। तो वो भी मैंने बता दिया कि हम सर्विस क्लासेज का यूज़ करते हैं, और उसमें क्या होता है जनरली एक HTTP क्लाइंट जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम इंस्टते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, और भी आर्गुमेंट्स हम देना चाहें उतने दे सकते हैं। जैसे मतलब गेट में एक URL देते हैं, पोस्ट में हम URL के साथ में कुछ डेटा भी देते हैं, तो उस तरह का जो सिंटैक्स है उस तरीके का सिंटैक्स हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर सारा इंटरव्यू ख़त्म हुआ, और उन्होंने कहा काफ़ी, फिर उन्होंने पूछा कि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। तो मैंने थोड़ा सा पूछ लिया कि जैसे कहीं कहीं मैं अटक रहा था, तो मैंने पूछ लिया कि मेरे को कौन से स्प्रिंग बूट पे वो सिक्योरिटी मॉड्यूल है, उसको मैं अच्छे से पढ़ लूँ क्या, वो बहुत काम आता है। देन उन्होंने कहा हाँ वो ऑब्वियसली बहुत काम आता है, तो उसको आप अच्छे से कर लीजिए। और भी उन्होंने कुछ बता दिया कि एक्चुअली मैं जावा में और क्या चीज़ें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो काफ़ी अच्छी एडवाइस दी थी उन्होंने, एंड आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट एडवाइस।